आज मोरजीम बीच का एक ऐसा नज़ारा मेरे सामने था जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि आमतौर पर जब हम सी बीच के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? खिली हुई धूप और साफ नीला आसमान, राइट? बिल्कुल। और जैसी बारिश शुरू होती है, लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि भाई अपना सामान समेटो और किसी ऐसी जगह भागो जहां छत हो। बीचेस आमतौर पर पूरी तरह खाली हो जाते हैं। सुबह की उस चिपचिपी गर्मी के बाद जब ठंडी समुद्री हवाओं के साथ बारिश की पहली बूंदें रेत पर गिरती हैं, तो एक खास तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। सूखी मिट्टी और बारिश के मिलने से जो महक पैदा होती है, जिसे हम साइंस की भाषा में पिट्रिकोर कहते हैं, उसने पूरे माहौल को अपने आगोश में ले लिया। पहले क्या होता था? सफर का मतलब था हर चीज का बिल्कुल परफेक्ट होना। परफेक्ट वेदर, परफेक्ट कपड़े और परफेक्ट फोटोज। हाँ, इंस्टाग्राम वाली परफेक्शन की बात कर रहे हैं आप। हाँ भाई, लेकिन अब लोग उस फेक परफेक्शन के बजाय ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस को ज्यादा वैल्यू देने लगे। गर्मी के बाद आई उस बारिश ने उनके बीच डे को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसमें एक नया डायमेंशन जोड़ दिया। नेचर के इस सरप्राइज ने उन्हें एक ऐसी मेमोरी दी जो शायद किसी नॉर्मल धूप वाले दिन से कहीं ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। ये पॉइंट तो बहुत सॉलिड है। लेकिन यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। अगर लोग वहां रुकने का डिसाइड कर रहे थे, तो इसमें सिर्फ मौसम या महक का ही रोल तो नहीं हो सकता ना। जगह की अपनी भी तो एक वाइब होती है। और मोरजिम बीच के बारे में जो जनरल इन्फो है, वो इसे नॉर्थ गोवा का सबसे शांत और एकदम प्रीमियम फील वाला बीच बताती है। इसमें कोई शक नहीं है। मोरजिम की इमेज गोवा के उन टिपिकल बीचेस से बिल्कुल अलग है, जहां बहुत लाउड म्यूजिक बजता है और पैर रखने की जगह नहीं होती। ये मेनली अपने शांत और रिलैक्सिंग माहौल के लिए जाना जाता है। राइट, मैंने सुना है वहाँ सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, बहुत खूबसूरत। ये जगह अपने लंबे चौड़े सैंडी स्ट्रेचेस और सर्फिंग वाली वाइब के लिए फेमस है। यहाँ लोग डिस्को वाले शोर से दूर बस समुद्र की लहरों को सुनने और एक मेंटरी पीस पाने आते हैं। तो बस यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये अपनी पीस और एक्सक्लूसिविटी के लिए फेमस है, और दूसरी तरफ आज हमारी डीप डाइव का मेन टॉपिक ही ये है कि वहाँ भारी बारिश में भी लोगों की एक मैसिव भीड़ जमा थी। कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है सुनने में। हाँ, मतलब ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट बैठ सकती हैं? भीड़ और शांति एक ही जगह पर, और वो भी एक ही टाइम पर। क्या ऐसा तो नहीं था कि बारिश की वजह से सब लोग बस कुछ कैफेज में छिपकर बैठ गए थे और बाहर पूरा सन्नाटा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। आपकी ये उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है, पर इसका जवाब लोगों के छिपने में नहीं, बल्कि मोरजिम के भूगोल में छिपा है। इसको समझने के लिए हमें इस बीच के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इसकी असली पावर इसका लंबा और बहुत ही चौड़ा आकार है। आकार से शांति का क्या रिलेशन हो सकता है? मतलब जगह चौड़ी है तो क्या? चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पानी से भरा एक जग है। अगर आप उस पूरे पानी को एक लंबे और पतले ग्लास में डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर छलकने लगेगा और लगेगा कि बहुत ज्यादा पानी है। हाँ, ग्लास तो ओवरफ्लो हो जाएगा। बिल्कुल। ये सिचुएशन बागा या कैलांगूर जैसे बीचेस की है, जो काफी संकरे हैं। वहां थोड़ी भीड़ भी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप उसी जग के पानी को एक बहुत चौड़ी और फ्लैट ट्रे में डाल दें, तो पानी उस ट्रे में पूरी तरह फैल जाएगा और उसकी सतह एकदम शांत दिखेगी। वो हजारों लोगों को आराम से अपने अंदर समा लेता है, बिना क्राउडेड फील करवाए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब लोग इतने लंबे स्ट्रेच पर फैल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबको अपनी एक पर्सनल स्पेस मिल जाती है। हाँ, यही रियलिटी है। अगर आप एक छोटे से कमरे में 200 लोगों को खड़ा कर दें तो दम घुटने लगेगा। पर वही 200 लोग जब कई किलोमीटर लंबे और चौड़े बीच पर फैल जाते हैं, तो हर किसी को एक बड़ा सा प्राइवेट एरिया मिल जाता है। एंट्री पॉइंट्स पर शायद थोड़ी भीड़ लगे, पर आगे जाके सन्नाटा होगा। बिल्कुल सही। एंट्री पर भले ही लोग ज्यादा दिखें, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही बिल्कुल शांति और सुकून मिल जाता है। भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अपनी अलग दुनिया बना लेना, यही तो इस जगह की सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक है। ये ज्योग्राफी वाला पॉइंट तो सच में बहुत लॉजिकल है। लेकिन देखिए, अगर हम इस प्रीमियम और स्ट्रेस फ्री कल्चर की बात कर ही रहे हैं, तो इसके पीछे का हिस्ट्री भी तो इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ जगह बड़ी होने से कोई जगह प्रीमियम या शांत नहीं हो जाती है ना। मैंने पढ़ा है कि मोरजिम को अक्सर लिटिल रशिया भी कहा जाता है। तो इस नाम के पीछे की क्या कहानी है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एंगल है। देखिए, किसी भी जगह का कल्चर रातों रात तो बनता नहीं है। मोरजिम का ये जो इतना यूनिक और लेड बैक वाइब है ना, इसके तार यहाँ आने वाले फॉरेन टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं। मतलब मेनली रशियन टूरिस्ट, राइट? हाँ,
पिछले कई दशकों से मॉर्जिम रशियन और दूसरे ईस्टर्न यूरोपियन टूरिस्ट की पहली पसंद रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग यहाँ बस 2-4 दिन की छुट्टी मनाने नहीं आते, बल्कि अपने देश की वो जमाने वाली सर्दियों से बचने के लिए कई महीनों तक यहाँ रुकते हैं। ओह वाह, गोवा के एक बीच पे पूरी एक फॉरेन कल्चर का इस तरह बस जाना, ये तो उस जगह की पूरी इकोनॉमी और आइडेंटिटी को ही बदल देता होगा। बिल्कुल बदल देता है। सोचिए, जब टूरिस्ट महीनों तक एक ही जगह रुकते हैं तो उनकी डिमांड्स वीकेंड वाले टूरिस्ट से बिल्कुल अलग होती हैं। 2 दिन के लिए आने वाला टूरिस्ट क्या चाहेगा? वो ढूंढेगा पार्टी, लाउड म्यूजिक और लेट नाइट क्लब्स। हाँ, ऑब्वियसली वो तो एंजॉय करने आया शॉर्टकट में। लेकिन जो इंसान वहां 6 महीने रहने वाला है, उसको डेली शोरशराबा नहीं चाहिए। उसको रोजमर्रा की लाइफ में शांति चाहिए। उसको एक ऐसा कैफे चाहिए जहां वो सुबह आराम से बैठकर कॉफी पी सके, कोई किताब पढ़ सके या सर्फबोर्ड लेकर लहरों का मजा ले सके। राइट, उसको एक डेली रूटीन वाली शांति चाहिए। हाँ, और इसी कंटिन्यूस डिमांड ने मॉर्जिम के लोकल बिजनेस को पूरी तरह शेप किया। वहां बड़े डिस्को या लाउड क्लब्स खुलने के बजाय छोटे, शांत और एस्थेटिक कैफेज खुलते चले गए, जहां आराम से वक्त बिताया जा सके। ये पॉइंट वाकई सोचने वाला है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है और इंसानी फितरत पर है। देखिए, बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना होता है। अगर वहाँ इतनी बड़ी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट्स आ रहे थे और उनके पास पैसे खर्च करने की कैपेसिटी भी थी, तो किसी लोकल बिजनेसमैन या बड़े इन्वेस्टर ने वहाँ मैसिव क्लब्स बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आपका सवाल बिल्कुल पॉइंट पर है। मतलब अक्सर जहाँ पैसा दिखता है वहाँ कॉमर्शलाइजेशन और कंक्रीट के जंगल बन ही जाते हैं। तो क्या यहाँ के लोकल्स ने सिर्फ अपनी एस्थेटिक कल्चर बचाने के लिए इतने बड़े डेवलपमेंट को रोक दिया? देखिए, यही तो इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट है। ये जो शांति है, वो सिर्फ लोगों की पसंद या बिजनेसमैन के सेल्फ कंट्रोल का नतीजा नहीं थी। मॉर्जिम में बड़े क्लब्स या भारी कंस्ट्रक्शन ना होने के पीछे एक बहुत ही पावरफुल और जिसे हम कहते हैं ना, एक नॉन ह्यूमन वजह थी। वेट, नॉन ह्यूमन वजह? ये तो आपने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। ऐसी कौन सी नॉन ह्यूमन फोर्स है जो इंसान के प्रॉफिट और डेवलपमेंट को रोक सकती है? वो फैक्टर है वहाँ के असली लोकल्स। एक्चुअली मॉर्जिम बीच सिर्फ टूरिस्ट की जगह नहीं है। एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एक बेहद सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये नेचुरल हैबिटेट है ऑलिव रिडली नाम के रेयर समुद्री कछुओं का। ऑलिव रिडली कछुए? ओ अच्छा। हाँ, हर साल एक स्पेसिफिक सीजन में ये मैसिव कछुए समुद्र की गहराइयों से निकलकर ठीक इसी बीच की रेत पर अपने अंडे देने आते हैं, जिसे हम नेस्टिंग कहते हैं। इतने सारे कैफेज हैं, सर्फिंग चल रही है, और ठीक उसी जगह पर एक सेंसिटिव प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ जोन है जहां एंडेंजर्ड कछुए अंडे देने आते हैं। हाँ, सुनने में ये एक क्लैश लगता है। बिल्कुल, टूरिज्म और ऐसी सेंसिटिव इकोलॉजी का आमना सामना तो तबाह करने वाला होना चाहिए। नॉर्मल प्लेसेस पर जहां इंसान पहुंच जाता है, वहां से वाइल्ड लाइफ गायब हो जाती है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें एक ही बीच पर पीसफुली कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? इसका जवाब बायोलॉजी के एक बहुत ही कमाल के प्रोसेस में छिपा है। ऑलिव रिडली कछुओं की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि फीमेल कछुआ अंडे देने के लिए हमेशा उसी बीच पर वापस आती है जहां वो खुद पैदा हुई थी। वाओ, उनका नेचुरल जीपीएस होता है अपना। बिल्कुल, और जब वो अंडे रेत में दबा देती हैं और उनमें से छोटे बेबी कछुए बाहर निकलते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा टास्क होता है तुरंत समुद्र के पानी तक पहुंचना। तो उन बेचारों को रास्ता कैसे पता चलता है अंधेरे में? नेचर ने उन्हें एक नेचुरल कंपास दिया है। रात के अंधेरे में जब ये बेबी कछुए रेत से बाहर आते हैं ना, तो वो हॉराइजन पर जो सबसे चमकदार रोशनी होती है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चमकदार रोशनी मतलब चांद की रोशनी? हाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये रोशनी समुद्र की लहरों पर पड़ने वाली चांद और तारों की चमक होती है। इसी रिफ्लेक्शन को देखकर वो सही डायरेक्शन में रेंगते हैं और सेफ्टी के साथ पानी में चले जाते हैं। ओह गॉड, अब मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। अगर बीच पर बड़े और फैंसी क्लब्स होंगे और उनकी तेज आर्टिफिशियल नियॉन लाइट्स होंगी तो एक बहुत ही भयानक ट्रेजेडी होती है। ये बेबी कछुए समुद्र की नेचुरल रोशनी और क्लब की तेज आर्टिफिशियल रोशनी के बीच पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समुद्र की तरफ जाने के बजाय जमीन की तरफ उन क्लब्स की रोशनी की ओर रेंगने लगते हैं। ओह नो, ये तो बहुत ही बुरा है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो या तो डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं या किसी जानवर का शिकार बन जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, क्लब्स का तेज म्यूजिक और वाइब्रेशन बड़े फीमेल कछुओं को भी डरा देता है, जिससे वो बिना अंडे दिए ही समुद्र में वापस चली जाती हैं। ये कितना हार्ट ब्रेकिंग है।
इसका सीधा सा मतलब है कि इन कच्छुओं को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए ब्राइट लाइट्स और तेज शोर पर स्ट्रिक्ट बैन लगाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली और इसी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉजिक के चलते गवर्नमेंट को मॉर्जिम में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज लगाने पड़े। यहाँ रात में तेज म्यूजिक बजाना और बड़े लाउड स्पीकर लगाना या समुंदर की तरफ ब्राइट लाइट्स लगाना इल्लीगली बैन है। कोई भी हैवी पार्टी कल्चर वाला क्लब यहाँ लीगली ऑपरेट कर ही नहीं सकता। वाह, ये तो किसी सस्पेंस थ्रिलर की आखिरी कड़ी जुड़ने जैसा है। मतलब जिसको हम लोग एक लग्जरी, प्रीमियम या चिल वाइब बोलते हैं, और जो लिटिल रशिया का एस्थेटिक कैफे कल्चर है, वो सब दरअसल इन कछुओं को बचाने के लिए बनाए गए स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉस का ही एक बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सच में एक फैसिनेटिंग चेन रिएक्शन है। मॉर्जिम इसलिए शांत नहीं है क्योंकि टूरिस्ट ने इसको शांत रखने का सोचा है। मॉर्जिम इसलिए शांत है क्योंकि इन कछुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए इसे शांत रखना एक लीगल कंपल्शन था। टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए जिन्हें शांति और नेचर चाहिए थी, यानी जो लंबे समय तक रुकना चाहते थे। हम्म और उन टूरिस्ट्स ने वहां की लोकल इकोनॉमी को वैसा ही एस्थेटिक बना दिया। बिल्कुल, जिसने वहां की उस रिलैक्स्ड आइडेंटिटी को सॉलिड बनाया। और आयरनिकली ये सब कुछ अल्टीमेटली उस शांत एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है जो आज भी ऑलिव रिडले कछुओं के ब्रीडिंग के लिए जरूरी है।